नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सियासत के सिकंदर में। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। आज हम आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसे नेता की कहानी से जो महाकौशल की मिट्टी से निकला और देश के पटल पर ऐसा छाया कि फिर न जाने कितने सूबों की सियासत उसकी शागिर्दी में आ गई। मध्य प्रदेश का यह सियासी खिलाड़ी यूपी की बिसात पर सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा साबित हुआ। इधर बिहार की सियासत में भी इसका दखल रहा और बिहार की सियासत की बिसात में यह वजीर साबित हुआ। सत्ता पलटने, बदलने और बनाने का इसका यही मिजाज इसे बनाता है एक बड़ा नेता। साल 1974, जगह जबलपुर। देश में 5वें लोकसभा चुनाव के परिणामों में जबलपुर की जनता ने एक बार फिर 1952 से लगातार इस सीट पर कब्जा जमाए सेठ गोविंद दास को जिताकर संसद तक पहुंचा दिया था। पर सेठ गोविंद दास के निधन के बाद सन 1974 में इस सीट पर उपचुनाव होना था और कांग्रेस ने सेठ गोविंद दास के बेटे रवि मोहन दास को मैदान में उतारा। ये चुनाव भी कांग्रेस के लिए थाली में सजा था, पर तब तक जब तक जेपी नारायण का ऐलान नहीं हुआ था। दरअसल ये वो दौर था जब जयप्रकाश नारायण का राष्ट्रव्यापी छात्र आंदोलन शबाब पर था और जबलपुर के लोकसभा उपचुनाव में जेपी का एक ऐलान सियासी भूचाल ले आया था। जेपी ने रवि मोहन दास के खिलाफ एक 25 साल के लड़के को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला लिया था, जो कि जबलपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष हुआ करता था। नाम शरद यादव, उम्र 25 साल 1 महीना, पहचान विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष जबलपुर। शरद यादव यानी वो छात्र नेता जिसके छात्र संघ चुनावों के भाषणों ने सियासत में ऐसा भूचाल लाया था कि कांग्रेस के पसीने छूट गए थे। वो नेता जिसे आंतरिक सुरक्षा कानून यानी मीसा के तहत जेल में ठूंस दिया गया। पर जेपी के आंदोलन का असर ऐसा कि ऐलान के बाद शरद यादव ने जेल से ही पर्चा भरा और जनता ने इतना व्यापक समर्थन दिया कि शरद यादव ने ये लोकसभा उपचुनाव जीत लिया और जबलपुर से कांग्रेस की बादशाहत खत्म कर दी। जबलपुर में महज 25 साल का लड़का जिसे जनता का उम्मीदवार घोषित कर चुनाव लड़वाया गया, वो अपना टर्म पूरा होने पर इस्तीफा देने से भी नहीं चूका, जबकि और बाकी सांसदों का कार्यकाल आपातकाल की वजह से बढ़ाया गया। दौरान क्या हुआ कि जब आंदोलन चल रहा था तब सेठ गोविंदास जी का देहांत हो गया, जो जबलपुर लोकसभा के उम्मीदवार थे। तो और साथ ही साथ जयप्रकाश जी का आंदोलन भी सन 73 से चलता रहा। पहले गुजरात से चालू हुआ था, जो बिहार तक पटना तक गया, पटना से पूरे देश में फैला था। उस आंदोलन में जबलपुर के और मध्य प्रदेश के छात्र भी शामिल हुए थे। उसी दौरान जार साहब से बात हुई कि ये कैसे छूटेंगे, तो उन्होंने एक उपाय बताया कि उपचुनाव लड़ा दो। और जयप्रकाश जी की भी सहमति एक तरीके से उस समय हम लोगों को प्राप्त हो गई थी कि इनको चुनाव लड़ाया जा सकता है। इसलिए फिर शरद जी का फार्म जो है रायपुर से लाके दिसंबर में, चूंकि चुनाव की घोषणा हो गई थी, जनवरी 18 को होना है, इसलिए उनका नॉमिनेशन पेपर रायपुर जेल से लाके यहाँ जमा किया गया। सबको पता रहा है, मगर ऐसा उल्टा बैठा मामला कि ऐसी धरती में जबलपुर के चुनाव आज तक हुए नहीं। एक पैसा नहीं, मगर पूरा शहर लड़ा था चुनाव। जब फुहारे पे मालवीय चौक पे सभा होती रही ना, तो हजारों महिलाएं आदमी देखने आती रही शरद यादव कौन चीज है। बुरका डाले महिलाएं भी आती रही, पर्दा डाल के महिलाएं भी आती रही। और जब जुलूस निकला आखिरी दिन का इनका ट्रैक्टर का, 500 ट्रैक्टर थे। स्टार्ट हुआ कहाँ से? पाटन से। पाटन से आया सहपुरा, सहपुरा से भेड़ाघाट, भेड़ाघाट से गढ़ा से गंगा सागर से होते हुए शास्त्री पुल से यहाँ। तो 4 बजे करवाया रहा है, 3:30 बजे शास्त्री पुल पे। तो पूरा हमसान की लड़की खड़ी थी देखने की शरद यादव। शरद यादव से ग्लैमर आज तक किसी के शहर में था ही नहीं। ये पहला प्रयोग हुआ था 1974 में जयप्रकाश नारायण जी का। सब लोगों ने एक प्रत्याशी खड़ा किया था और उन्होंने शरद यादव के रूप में वह जबलपुर से लोकसभा का बाई इलेक्शन लड़े थे। सेठ गोविंद दास की डेथ के बाद में इलेक्शन हुआ था। उनके परिवार के रवि मोहन दास जी उस समय चुनाव लड़े थे, तो उस समय शरद यादव वहां से चुनाव जीते थे। शरद यादव ने ये चुनाव जीतकर जेपी के भरोसे को खरा साबित किया। 26 साल की उम्र में लोकसभा में जेपी के एक सिपाही ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा ली थी। 1974 में शरद चुनाव तो जीते, पर 1975 में भारतीय इतिहास का वो काला दिन आया
जिसके बाद सियासत के मायने बदल गए। 25 जून 1975 में कांग्रेस इंदिरा गांधी की अगुवाई में चल रही थी और देश में इमरजेंसी लागू कर दी गई। देश के नागरिकों को मौलिक अधिकारों तक के लाले पड़ गए और उनके हक के लिए आवाज बुलंद करने वाले नेताओं को जेल में ठूंसा जाने लगा। देश के ज्यादातर बड़े नेता या तो जेल में बंद थे या चोरी छिपे आंदोलनों को आगे बढ़ा रहे थे। केंद्र की कांग्रेस सरकार ने इमरजेंसी का विरोध करने वाले सभी नेताओं को मीसा के तहत गिरफ्तार करना शुरू कर दिया था और जबलपुर के युवा सांसद शरद यादव देश के दूसरे ऐसे नेता थे जिनको सबसे पहले मीसा के तहत जेल में डाला गया। 1974 के जबलपुर उपचुनाव में कांग्रेस को हराने वाले इस दिग्गज पर इंदिरा और संजय की नजर पहले से थी और फिर जैसे ही तानाशाही का काला अध्याय शुरू हुआ, उसका सबसे पहला शिकार भी ये युवा नेता ही बना। छात्र जीवन में शरद यादव ने तमाम आंदोलन किए, कई बार उन पर लाठीचार्ज हुआ, कई बार पुलिस ने उन्हें जेल में डाला। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब शरद यादव पर मीसा लगा और उस दौर में शरद यादव हिंदुस्तान के वो दूसरे शख्स थे जिनके ऊपर मीसा लगा, यानी वो दूसरे मीसा बंदी थे। साफ था कि उस दौरान इसी जेल में शरद यादव जी को रखा गया था। उनके तमाम जो समर्थक थे उस दौरान वो जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेंट्रल जेल में ही उन्हें रखा गया था और शरद यादव को पूरे छात्र जीवन में या कह सकते हैं जब तक वो सांसद नहीं बने तब तक उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा और जब तक सांसद बने उसके बाद भी उन पर जब आपातकाल लग गया तो फिर मीसा लगा। यानी कुल मिलाकर उनके पूरे जीवन में 3 बार उन्हें मीसा बंदी बनाया गया और इस दौरान वो जिस तरीके से फेमस हुए, क्योंकि बोलने की क्षमता, उनके राजनीतिक सोच की क्षमता, ये सब इतनी ज़बरदस्त थी और उस पर फिर आंदोलन, लोगों के मुद्दे, जनता के मुद्दे सरकार तक पहुंचाने की जो क्षमता थी वो क्षमता इतनी ज़्यादा थी कि लोग उनसे प्रभावित होते चले गए। वक्त बीतते बीतते शरद यादव मध्य प्रदेश की राजनीति का बड़ा नाम बनते जा रहे थे। इसके पीछे की वजह थी आपातकाल के समय जिस नरसिंहपुर जेल में शरद यादव को रखा गया, उसी जेल में तब के सबसे बड़े समाजवादी नेताओं में से एक मधु लीमये भी थे और उनके सानिध्य में शरद की समाजवादी छवि और बड़ी होती गई। इमरजेंसी के बाद हुए आम चुनाव में जब देश में कांग्रेस विरोध के नाम पर जनता पार्टी बनी और पूरे चुनाव में आपातकाल के विरोध में पहली बार कांग्रेस देश के सत्ता से बेदखल हुई, तब भी शरद यादव जबलपुर से जीतकर संसद पहुंचे और फिर उन्हें तब की सत्तारूढ़ जनता पार्टी के युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि शरद यादव की राजनीति को अभी बहुत सी परीक्षा में पास होना था और जबलपुर में विकास के कई काम करने वाले शरद यादव को जबलपुर से 1980 में हार का सामना भी करना पड़ा। युवा शरद को तब जोर का झटका लगा था क्योंकि आज भी जबलपुर में शरद यादव का काम लोगों को याद है। उसके बाद अगला चुनाव जब आपातकाल लगा और 1977 में चुनाव हुए तो दोबारा शरद यादव फिर जीते, लेकिन दोनों बार उनको जनसंघ ने सहयोग किया, जनसंघ का समर्थन था क्योंकि तब गैर कांग्रेसवाद का नारा बड़ा जोर से चर्चाओं में था और शरद यादव यहाँ से संयुक्त उम्मीदवार के रूप में जीते। लेकिन 1980 में जनसंघ ने अपना कैंडिडेट उतार दिया और जनसंघ के मतों से मत जनसंघ को गया और जो शरद यादव थे उनको यहाँ जमानत जब्त हो गई। इससे बड़ा उनका मन उदास हो गया और वो यहाँ से राजनीति से उन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति से, चुनावी राजनीति से दूर हो गए। उन्होंने कभी मुड़कर जबलपुर नहीं देखा। हाँ, लेकिन 1989 में जब बीपी सिंह की सरकार बनी तो शरद यादव उसमें एक बहुत प्रमुख चेहरा थे और उस कार्यकाल में उन्होंने बड़ा जबलपुर के लिए एफसीआई का जोनल कार्यालय यहाँ पर लेके आए। हवाई अड्डे के लिए उन्होंने कई घोषणाएं कराई। बाद में देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने और देवेगौड़ा के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने जबलपुर में रेलवे जोन का कार्यालय दिलाया, ब्रॉडगेज के लिए पैसा सेंक्शन कराया, सतना नहर के लिए पैसा दिलाया। ये बड़ी महत्वपूर्ण योगदान शरद यादव के खाते में है। आज जो रेलवे जोन है या रेलवे से जुड़ी जो भी बातें हो रही हैं वो शरद यादव के में ही इसका योगदान रहा है
हालांकि इतिहास देखेंगे तो शरद यादव ने पहले कुतुब एक्सप्रेस जो कहलाती है, जो जबलपुर से पहली बार दिल्ली के लिए डायरेक्ट ट्रेन चली, वो शरद यादव के दौर में चली। 1977 में पहली बार हवाई जहाज भी जबलपुर आया तो शरद यादव के दौर में आया। आज जो हवाई यात्राएं या हवाई अड्डे की बात हो रही है, विस्तारित हो रहा है या हवाई पट्टी का विस्तारित हुआ, वो शरद यादव के प्रयासों से हुआ है। शरद यादव नागरिक उड्डयन मंत्री भी रहे। वो चाहते थे कि 1984 के बाद जब हवाई सेवाएं बंद हो गई थी तो 1989 के बाद उन्होंने चालू कराने के लिए, क्योंकि अटल सरकार में वो मंत्री थे, वो चाहते थे कि यहाँ हवाई सेवाएं शुरू हो जाएं और दिल्ली से डायरेक्ट एक फ़्लाइट हो जाए। तो उन्होंने इसके लिए घोषणा भी की और जबलपुर से दिल्ली के लिए हवाई सेवा से जोड़ा भी। देखिए, शरद यादव के अंदर एक अलग तरह की राजनीतिक प्रतिभा है जो उस समय के युवाओं में, इस शहर की जनता में, इस शहर के व्यापारियों में, उद्योगपतियों में, समाज सेवियों में गहरे तक समझ के साथ स्थापित थी। शरद यादव में की जो राजनीतिक सोच थी वो हमेशा राजनीति को जनमानस से जोड़ने की थी और छात्र राजनीति के रहते हुए उन्होंने छात्रों को समाज की सेवा और समाज के कामों में, समाज की समस्याओं के निराकरण के लिए आंदोलन का स्वरूप देना, जन आंदोलन के रूप में तब्दील करने की एक अद्भुत क्षमता थी, जिसके कारण उनका इस शहर में एक अद्भुत क्रेज़ था। चाहे वो छात्रों के बीच में हो, महिलाओं के बीच में हो, नौजवानों के बीच में हो, मजदूरों के बीच में हो, उन्होंने सारे वर्गों की लड़ाई इस शहर में लड़ी है। इस शहर के एक एक चीज़ की समझ, इस शहर की तासीर की समझ जितनी शरद यादव में है और थी उस समय, वो आज तक किसी दूसरे नेता में देखने को नहीं मिलती। जबलपुर शहर का ये मालवीय चौक शरद यादव जी के राजनीतिक सफ़र का एक अहम गवाह रहा है। मालवीय चौक से उस ज़माने में तमाम वो आंदोलन शुरू हुए जिनका आगाज़ शरद यादव जी ने किया। चाहे फिर वो दूत आंदोलन की बात हो, चाहे नगर निगम के चुनाव की बात हो, या फिर होमगार्ड सैनिकों के पक्ष की बात हो, या फिर शिक्षकों के आंदोलन की बात हो, ये तमाम आंदोलन मालवीय चौक से ही शुरू हुए। यहीं पर कई बार लाठीचार्ज हुआ, कई बार पुलिस से झड़प हुई हो, कई बार नौबत पिटने तक किया गई, लेकिन आंदोलन बंद होने नहीं हुए। शरद यादव जी भी कहते थे कि जबलपुर शहर में यदि कोई आंदोलन होगा तो उसकी शुरुआत इसी मालवीय चौक से की जाएगी। खैर, राजनीति में हर हार जीत में सियासत के खिलाड़ियों के लिए कुछ न कुछ होता है और समाजवाद के इस युवा खिलाड़ी को हार के बाद तब के सबसे बड़े किसान नेता चौधरी चरण सिंह ने अपने सानिध्य में ले लिया और भरोसा इस कदर की सन 1984 में इस सिपाही को सीधा तोप के सामने उतार दिया। शरद यादव प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सामने चुनावी बिगुल लेकर खड़े थे और दांव पर लगी थी अमेठी की सीट। शरद यादव जब यहाँ से जाने के बाद सबसे पहला चुनाव यदि उन्होंने लड़ा तो 1984 में राजीव गांधी के खिलाफ संयुक्त उम्मीदवार वो अमेठी से भी चुनाव लड़े और हालांकि वहाँ उनको हार गए वहाँ पर भी, लेकिन उसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश से 3 चुनाव लड़े, बदायूं से उम्मीदवार रहे और उसके बाद वो बिहार चले गए। हालांकि यहाँ उनके हाथ निराशा लगी, पर फिर 1986 में चरण सिंह के आशीर्वाद से शरद यादव को पहली बार राज्यसभा जाने का अवसर मिला। इस दौरान जॉर्ज फर्नांडिस और मुलायम सिंह के साथ शरद ने उत्तर प्रदेश में डाकुओं के एनकाउंटर के खिलाफ कई आंदोलन चलाए और फिर जिस वीपी सिंह के मुख्यमंत्री रहते शरद यादव ने डाकुओं के एनकाउंटर की नीति के खिलाफ हल्ला बोल रखा था, वही विश्वनाथ प्रताप सिंह जब राजीव गांधी से खफा होकर 1989 के आम चुनाव में उतरे तो शरद उनके साथ हो लिए और राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है जैसे नारों के जोर पर उत्तर प्रदेश के बदायूं से जीतकर संसद पहुंच गए। इस जीत का इनाम भी वीपी सिंह ने शरद यादव को दिया और अपने कैबिनेट में टेक्सटाइल मंत्रालय का मंत्री बनाया। ये शरद की राजनीति का अहम पड़ाव था क्योंकि वीपी सिंह के सानिध्य में राजनीति के तत्कालीन सूरमाओं में शरद यादव का नाम जुड़ने वाला था। दरअसल वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते ही मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने में लग गए और जैसे ही मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई, पूरे देश में अन्य पिछड़े वर्ग की राजनीति में नया मोड़ आ गया। उस समय भारतीय जनता पार्टी भी एक अलग राजनीतिक प्रयोग में लगी थी और उसके तहत पार्टी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी गुजरात के सोमनाथ से रथ यात्रा कर रहे थे। ये यात्रा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए थी और वीपी सिंह सरकार में समाजवादी धड़े के लोगों को इस यात्रा से बहुत नाराजगी थी और इसका नेतृत्व भी शरद यादव जैसे नेता कर रहे थे।
लेकिन सवाल ये था कि आखिर इस यात्रा को रोका कैसे जाए। और फिर वीपी सिंह के इशारे पर और शरद यादव की सलाह पर बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव ने बिहार के समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करवाकर यात्रा को रोक दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी के समर्थन से चल रही वीपी सिंह की सरकार गिर गई, लेकिन लालू यादव सेकुलर राजनीति के बड़े चेहरे बन गए और इन सब के पीछे का रणनीतिकार रहा लालू यादव का स्वजातीय नेता शरद यादव, जो कि एक बड़ी सियासी साजिश का शिकार हो गया। दरअसल जब लालू यादव सेकुलरवाद का बड़ा चेहरा बन गए तो पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव नाराज हो गए। उन्हें लग रहा था कि शरद यादव के इशारे पर लालू को ये सब करने को कहा गया। और जब 1991 के चुनाव में शरद यादव फिर से बदायूं से मैदान में उतरे तो बकौल शरद यादव पूरी कांग्रेस और मुलायम खेमा उनको हराने में जुट गया और करीबी मुकाबले में वो चुनाव हार गए। हालांकि लालू यादव ने अपने दोस्त को हारने के बाद भी लोकसभा भेजने की ठान ली और अपने सबसे मजबूत गढ़ मधेपुरा से सिटिंग सांसद को बिठाकर शरद यादव को उपचुनाव में उतारा और जीत तक पहुंचाकर ही दम लिया। इस जीत के बाद शरद यादव बिहार की राजनीति में रम गए। लालू से मित्रता के चलते शरद यादव धीरे धीरे गोपलैंड यानी मधेपुरा के दिग्गज नेता बनते चले गए। हालांकि शरद की राजनीति अभी और भी कई करवट लेने वाली थी, क्योंकि लगातार लड़ते रहने वाले इस नेता के लिए कोई स्थायी पता होना बहुत मुश्किल था। 1993 में लालू की मदद से शरद यादव जनता दल के संसदीय दल के नेता बन गए और यहीं से दोनों नेताओं में टकराव का सिलसिला शुरू हो गया। 1993 में लालू बिहार के सीएम थे और शरद केंद्र की सियासत कर रहे थे, लेकिन पार्टी में दोनों अपनी महत्वाकांक्षा के चक्कर में अक्सर टकरा जाते थे और इसी टकराव के चलते लालू यादव पार्टी पर अपना एकमेव अधिकार चाहते थे। लेकिन संगठन की राजनीति के माहिर शरद कहां लालू की दाल गलने देते। इसलिए 1997 में जब जनता दल में अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो शरद ने लालू खेमे को हराकर अध्यक्ष पद हासिल कर लिया और अब बारी लालू यादव की थी। लालू यादव के साथ पार्टी के अधिकतर विधायक थे, इसलिए उन्होंने एक नया दल बनाने की घोषणा कर दी। इस वक्त तक लालू पर चारा घोटाले का आरोप भी लग चुका था और शरद यादव ने लालू की मुखालफत शुरू कर दी। 1998 में शरद यादव जनमोर्चा के बैनर तले जनता दल की अगुवाई करने चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन अब की बारी अटल बिहारी और बिहार में लालू यादव के सामने टिक नहीं पाए। शरद यादव एक बार फिर मधेपुरा से मैदान में थे और प्रदेश की गद्दी अपनी पत्नी को सौंपकर अब लालू यादव भी केंद्र की राजनीति में प्रवेश चाहते थे। इसलिए वो कभी अपने सबसे अच्छे दोस्त रहे शरद यादव के खिलाफ उतर गए और गोपलैंड में तब बिहार के सबसे बड़े यादव नेता ने शरद यादव को चुनावी शिकस्त दे दी। हर हार के बाद संसदीय क्षेत्र छोड़ देने वाले शरद यादव 1998 की हार के बाद इलाका छोड़ने के मूड में नहीं थे। वो भी लालू को हराने की ठान के बैठे थे और मधेपुरा में 1998 की हार का रार लिए शरद यादव को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। दरअसल 1999 में केंद्र की अटल सरकार गिर गई और देश को फिर से आम चुनाव देखना पड़ा, लेकिन मधेपुरा में तो एक अलग ही लड़ाई की बिसात बिछी हुई थी। बिहार के दो सबसे बड़े नेता चुनावी मैदान में फिर से एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे। शरद यादव को जहां बदला लेना था तो लालू यादव खुद को सबसे बड़ा यादव नेता साबित करने में लगे थे, लेकिन मधेपुरा कुछ और ही सोच के बैठा था। साथ ही शरद यादव भी बिहार में लालू यादव के खिलाफ खड़े दलों के साथ गठबंधन कर मैदान में उतरे थे, जिसमें शरद के साथ नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस और बीजेपी थी। जिसके बाद 1999 के आम चुनाव में शरद यादव ने सबसे बड़े यादव नेता को उसके गढ़ में करीब 1 लाख के अंतर से मात देकर सियासत में नया इतिहास रच दिया और फिर केंद्र की अटल सरकार में मंत्री भी बन गए। बिहार की राजनीति में किसी न किसी को पकड़ करके ही शरद यादव राजनीति करते रहे। कभी वो लालू जी के साथ रहे, कभी वो नीतीश कुमार के साथ रहे, तो इसलिए वो अपना उनका धरातल बिहार में कुछ नहीं रहा। वो जब किसी नेता को पकड़ के, जैसे लालू जी को हमने कहा, नीतीश जी को कहा, तो वो उन लोगों को पकड़ करके ही वो राजनीति करते रहे और उसी बलबूते वो लोकसभा राज्यसभा जाते रहे।
1999 की जीत के बाद शरद ने अपनी पार्टी और जॉर्ज फर्नांडिस की पार्टी को मिलाकर नई पार्टी की नींव रखी, जिसका नाम जेडीयू पड़ा। जेडीयू जनता दल, लोक शक्ति पार्टी और समता पार्टी को मिलाकर बनाया गया था और ये एनडीए का ही हिस्सा बना रहा। जेडीयू और बीजेपी का ये गठबंधन 17 साल तक चलता रहा, लेकिन इस गठबंधन में उस वक्त फांस आ गई जब 2014 में नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने अपना प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया। शरद यादव और नीतीश कुमार मोदी को एनडीए के नेता के तौर पर नहीं चाहते थे, लिहाजा 17 साल बाद जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी ने अपनी राहों को बदल दिया। लेकिन यही वो दौर था जब शरद यादव लगातार बैकफुट पर चले जा रहे थे और इसकी एक बड़ी वजह थी जेडीयू का अपना संविधान। शरद यादव जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर अपने 2 कार्यकाल पूरे कर चुके थे और तीसरी बार पद पर नहीं रह सकते थे, लिहाजा पार्टी ने सीएम नीतीश कुमार को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया और यहाँ से जेडीयू में नीतीश कुमार का वर्चस्व सबसे ज्यादा हो गया। नीतीश फैसले लेने के लिए अब स्वतंत्र थे और यही बात नीतीश कुमार और शरद यादव के बीच तलखी को बढ़ा रही थी। देखिए, शरद यादव पहले तो लालू जी के साथ में थे, उसके बाद के दिनों में वो जनता दल यूनाइटेड में आ गए, नीतीश जी के साथ में थे। उसके बाद से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उस समय तक ठीक था। बाद में उनकी नीतीश कुमार से कुछ राजनीतिक मुद्दों को लेकर तफरका हुआ। उसके बाद वो अलग हट गए, वो अपनी पार्टी बनाया, उसके वो राष्ट्रीय संरक्षक रहे। इस बार वो फिर से वो जदयू से जब उनको दरकिनार कर दिया गया तो वो अब राजद में आकर के वहाँ से मधेपुरा से चुनाव लड़े। बिहार की सियासत में हमेशा से बड़ा रोल निभाते आ रहे शरद की सियासी समझ उस वक्त भी खास रही जब विधानसभा चुनावों में जेडीयू ने आरजेडी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा और जीतकर गठबंधन की सरकार बना ली। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन फिर वो वक्त आया जब 2017 में नीतीश कुमार आरजेडी से गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ फिर से सरकार बनाना चाहते थे। भले ही नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी अब भाने लगे थे, लेकिन शरद यादव नीतिगत राजनीति की दुहाई देकर आरजेडी के साथ गठबंधन को तोड़ने के बिल्कुल पक्ष में नहीं थे। इसी सियासी बात को लेकर नीतीश कुमार और शरद यादव एक दूसरे के खिलाफ हो गए और इतना ही नहीं, दोनों ने पार्टी में अपने अपने वर्चस्व को लेकर लड़ाई भी शुरू कर दी। कि शरद यादव जी निश्चित तौर पर राजनीति के उन बड़े स्तंभों में एक रहे हैं जिन्होंने एक आम व्यक्ति के तौर पर राजनीति में अपना सफ़र शुरू किया और ऊंचाई पर भी पहुंचे। लेकिन अगर वो मध्य प्रदेश की राजनीति में खुद की हैसियत अगर उन्होंने बनाई होती तो शायद उन्हें दूसरे राज्यों के बड़े नेताओं के ऊपर बहुत ज़्यादा उनको निर्भर नहीं रहना पड़ता। लेकिन बिहार में उन्हें काफ़ी सम्मान मिला। नीतीश कुमार जी ने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, महत्वपूर्ण फैसलों में उनकी सहभागिता रही, वो एनडीए के कन्वीनर रहे। लेकिन अब जिन वजहों के कारण उन्होंने पार्टी से अलग होने का फैसला लिया, उन्हें पश्चाताप जरूर हो रहा होगा कि एक चुनावी पराजय तो अपनी जगह है, राजनीतिक तौर पर पहचान के लिए भी उनके लिए कठिनाइयां बढ़ रही हैं। एक वक्त ऐसा भी आया जब शरद यादव जो पार्टी का चुनाव चुने उसके लिए लड़ने लगे, जिस पार्टी को उन्होंने स्थापित किया नीतीश कुमार। ये एक अजीबोगरीब स्थिति थी जेडीयू के लिए जब इस तरीके से कोई पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव चिन्ह के लिए जीत। वर्चस्व की इस लड़ाई में विराम तब लगा जब खुद की ही बनाई पार्टी ने शरद यादव को बाहर का रास्ता दिखा दिया। शरद यादव के लिए उनकी ही पार्टी से बाहर किया जाना एक बहुत बड़ा झटका था। इसके बाद शरद यादव ने नए राजनीतिक दल का ऐलान कर दिया और नाम दिया लोकतांत्रिक जनता दल। नीतीश कुमार और शरद यादव के बीच चुनाव चिन्ह तीर कमान को लेकर भी लड़ाई चली। शरद यादव अपनी पार्टी के लिए तीर कमान पर दावा ठोक रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार के समर्थन में ज्यादा विधायक होने की वजह से चुनाव चिन्ह जेडीयू के पास ही रहा। मामला चुनाव आयोग तक पहुंचा और वहां से शरद यादव को महज असफलता ही हाथ लगी। फिलहाल शरद यादव अपनी नई पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल को आगे बढ़ा रहे हैं। 2019 के आम चुनाव में शरद यादव की पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ हो या राजनीतिक जानकार शरद यादव के सियासी हाशिए पर होने की बात कर रहे हों,
लेकिन शरद यादव की राजनीतिक कहानी बताती है कि सियासत का यह सिकंदर कमबैक करना जानता है और यही हमेशा से इस राजनेता की शैली रही है। एक शख्स जो हमेशा अपने बगावती तेवरों के लिए जाना गया, एक शख्स जिसने हमेशा नीतिगत राजनीति की, एक शख्स जिसने मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार की सियासत में अपना सिक्का जमाया। इस शख्स का कद इतना बड़ा था कि जिसने एक नेता को सीएम की कुर्सी दिलाई, जबकि बड़े बड़े दिग्गज कतार में खड़े थे। केंद्र की राजनीति में अहम किरदार अदा किया, मंत्रालय भी संभाला और कई राजनेताओं को राजनीतिक आधार दिया, पर कभी भी अपने उसूलों से समझौता नहीं किया, कभी अपने आदर्शों से खुद को टस से मस न होने दिया। राजनीति करी और क्या खूब राजनीति की, अपने सिद्धांतों पर अडिग ऐसे कि उनकी खातिर अपनी ही बनाई पार्टी से रवानगी चुनी, बजाय उनमें हेर फेर करने के, और अपने उसूलों पर चलने की यही खासियत शरद यादव को सियासत का सिकंदर साबित करती है। पटना से रजनीश सिन्हा और जबलपुर से दुर्गेश कुमार के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।